नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 26 फरवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल जुडिशियल ब्लो को डिस्कस करेंगे। जुडिशियल मतलब न्यायिक, ब्लो मतलब झटका। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। हमारा पड़ोसी देश नेपाल, वहां पर कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। वहां के पीएम केपी शर्मा ओली ने पिछले साल क्या किया, वहां जो पार्लियामेंट थी उसको डिसॉल्व कर दिया और उसका जो लोअर हाउस है उसको भंग कर दिया और वहां के प्रेसिडेंट को बोला कि आप से भंग कर दीजिए और दोबारा से यहाँ पर चुनाव होने चाहिए। मामला गया सुप्रीम कोर्ट में और अब वहां के सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट सुनाया है कि पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं होगी। हो सकता है ना कि जो अपोजिशन में जो पार्टी है जिनके साथ में आपका कोएलिशन था उनके पास में मेजोरिटी हो और वो गवर्नमेंट बनाने के लायक हो, तो उनको मौका देना चाहिए ना। ठीक है, तो जो केपी शर्मा ओली ने जो डिसीजन लिया था उसको ओवरटर्न कर दिया है वहां के सुप्रीम कोर्ट ने। उसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। तो सबसे पहले इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट है ब्लो। ब्लो का अर्थ होता है झटका। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिलैटरली मतलब एक तरफा, किसी एक ने ही डिसीजन ले लिया। जैसे नेपाल में केपी शर्मा ओली ने अकेले ने डिसीजन ले लिया, यूनिलैटरली डिसीजन ले लिया कि मुझे पार्लियामेंट को डिसॉल्व करवाना है। नेक्स्ट है कॉम्बेटिव। कॉम्बेटिव का अर्थ होता है लड़ाकू, जुझारू। नेक्स्ट है वैलिड मतलब झूठा साबित, इसके सिनोनिम हो जाएगा कॉन्ट्रेडिक्ट। नेक्स्ट है प्रोमलगेशन। प्रोमलगेशन अर्थ होता है स्प्रेडिंग बिलीफ्स एंड आइडियाज अमोंग पीपल, विचारों को अपने जो विश्वास हैं उनको लोगों के बीच में फैलाना, ये होता है प्रोमलगेशन मतलब प्रचार। नेक्स्ट है कोहेसिव। कोहेसिव का अर्थ होता है जोड़ने वाला, इसके सिनोनिम हो जाएंगे लिंक और दूसरा हो जाएगा यूनाइटेड एंड वर्क टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट है यहां देखिए बैटर्ड। बैटर्ड मतलब होता है चकनाचूर। बैटर्ड मतलब चकनाचूर, इसके सिनोनिम हो जाएंगे डैमेज्ड, ब्रोकन डाउन एंड रैक्ड। नेक्स्ट है रिब्यूक। रिब्यूक का अर्थ होता है फटकार, इसके सिनोनिम हो जाएंगे रेप्रीमेंट, रिप्रोच, एडमोनिश एंड स्कोल्ड। नेक्स्ट है अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल मतलब होता है भूतपूर्व। ठीक है, मतलब पहले का। मतलब अगर हम एग्जाम्पल के देखें कि वर्तमान में हमारे जो पीएम है वो नरेंद्र मोदी हैं और इससे पहले के अर्स्टवाइल पीएम कौन थे, मतलब फॉर्मर पीएम कौन थे, मिस्टर मनमोहन सिंह। तो अर्स्टवाइल का अर्थ हो जाएगा भूतपूर्व, इसके सिनोनिम हो जाएंगे फॉर्मर और हो जाएगा इन द पास्ट। नेक्स्ट है फैक्शन। फैक्शन मतलब होता है गुट। फैक्शन का अर्थ होता है कोई एक बड़ा ग्रुप हो, उसमें जब छोटे छोटे ग्रुप होते हैं तो वो उस बड़े ग्रुप के क्या हो जाते हैं, गुट हो जाते हैं, फैक्शन हो जाते हैं। इसके सिनोनिम हो जाएगा सेगमेंट, सब पार्ट। ठीक, नेक्स्ट है यहां देखो ओस्टेंसिबल। ओस्टेंसिबल का मतलब होता है तथाकथित, स्टेटेड और अपीयरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरीली सो। दिखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल सत्य है लेकिन जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि सत्य ही हो। ओवरटर्न्ड। ओवरटर्न्ड का अर्थ होता है अबोलिश, इनवैलिडेट और रिवर्स ए प्रीवियस सिस्टम, डिसीजन, सिचुएशन एक्सेट्रा। मतलब पहले कोई सिस्टम था, डिसीजन था या फिर कोई भी सिचुएशन थी, उसको ओवरटर्न कर दिया, उसको चेंज कर दिया, उसको अबोलिश कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, ये होता है ओवरटर्न। नेक्स्ट है डिसोल्व। डिसोल्व का अर्थ होता है भंग करना, टू फॉर्मली एंड। ठीक, नेक्स्ट है इंट्रिग। इंट्रिग का अर्थ होता है कॉन्स्पायरेसी। ठीक है, कॉन्स्पायरेसी, प्लॉटिंग, फैसिनेट मतलब साजिश। स्टेटस क्वो एंटे, इसका अर्थ होता है यथापूर्व स्थिति, मतलब एक पोजीशन आई, इससे पहले जो स्थिति थी और उसके बाद में जो स्थिति है तो इस स्थिति को इसमें चेंज कर देना, मतलब पहले जो स्थिति थी उसी में चेंज कर देना, द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, यथापूर्व स्थिति। वेंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है और उसका अर्थ है टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज और थिंग, मतलब अगली स्टेज तक या अगली कोई वस्तु है उसकी तरफ मूव करना, उसकी तरफ आगे बढ़ना। नेक्स्ट है स्टिंगिंग। स्टिंगिंग का अर्थ होता है चुभना। कोई चीज अगर आप किसी की आलोचना कर रहे हो और आलोचना में कोई चीज आपको कड़वी लग जाए, हार्श लग जाए, तीखी लग जाए, क्रूल, वो होती है स्टिंगिंग मतलब चुभना।
ठीक है, तो ये हमने इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी को देखा। अब हम देखेंगे आर्टिकल को। पीएम ओली स्टैंड्स एक्सपोज्ड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड हिज डिसीजन टू डिसोल्व पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब संसद, डिसोल्व मतलब भंग करना। क्या हुआ, पीएम ओली का जो स्टैंड था ना वो एक्सपोज हो गया, उजागर हो गया। कब उजागर हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके डिसीजन को, किसके डिसीजन को, पीएम ओली के डिसीजन को। अब पीएम ओली का डिसीजन क्या था, संसद को भंग करने का पीएम ओली का डिसीजन था, और जब उसको रिवर्स कर दिया, उसको चेंज कर दिया, उसको ओवरटर्न कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो पीएम ओली, नेपाल के जो केपी शर्मा ओली पीएम थे, वो एक्सपोज हो गए। A constitution bench of the Supreme Court of Nepal, सुप्रीम कोर्ट की जो एक संवैधानिक बेंच है, उसने क्वाइट बिल्कुल राइटली ओवरटर्न्ड प्राइम मिनिस्टर केपी ओलीज डिसीजन टू यूनिलैटरली डिसोल्व पार्लियामेंट इन दिसंबर 2020 एंड विच was later approved by प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। क्या हुआ था, वहां के पीएम है, नेपाल के पीएम थे केपी शर्मा ओली। उन्होंने यूनिलैटरली मतलब एक तरफा ही उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि संसद को भंग कर दो। और कब लिया ये निर्णय, दिसंबर 2020 में। और बाद में उनके इस निर्णय को वहां की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी। उस डिसीजन को अब सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने चेंज कर दिया है, अबोलिश कर दिया है। द ostensible reason for मिस्टर ओलीज डिसीजन, मिस्टर ओली का जो निर्णय था उसका जो तथाकथित जो कारण हो सकता है, मतलब क्लियरली नहीं पता है, लेकिन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कारण हो सकता है। क्लियरली विदाउट एनी मेरिट वाज इनर पार्टी इंट्रिग मतलब साजिश विद इन द रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। क्या हुआ, देखो केपी ओली का जो ये डिसीजन था ना, केपी ओली का, उसका एक मेन कारण, तथाकथित कारण ये हो सकता है कि जो नेपाल की जो रूलिंग पार्टी थी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें आंतरिक कुछ साजिशें चल रही थी, और उसी के आधार पर उन्होंने क्या कर दिया कि डिसोल्व कर दिया जाए पार्लियामेंट को। द कोर्ट करेक्टली ऑब्जर्व्ड डेथ, कोर्ट ने इस चीज को अच्छे से जांचा परखा, अच्छे से देखा, that कि there was the possibility of the formation of a new government in case Mr. Oli did not enjoy the confidence of parliament। जब कोर्ट ने इस मुद्दे को देखा तो उन्होंने जाना, भाई केपी शर्मा ओली पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस को एंजॉय नहीं कर रहे थे, लेकिन वहां पर एक नई गवर्नमेंट बनने की पॉसिबिलिटी थी, फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी, संभावना थी, एंड देयरफॉर इसीलिए रूल्ड हिज डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए जो जुडिशरी है उसने ये माना कि केपी ओली का जो भी डिसीजन था वो असंवैधानिक था। द एनसीपी हैज सिंस देन फ्रैक्चर्ड पॉलिटिकली इनटू टू फैक्शंस। देखो, जो एनसीपी है वो राजनीतिक रूप से दो गुटों में बट गई, दो गुटों में भंग हो गई। फ्रैक्चर मतलब होता है भंग होना। वन लेड बाय मिस्टर ओली, एक मिस्टर ओली के द्वारा लीड की जा रही, और दूसरी अदर बाई पुष्प कुमार दहल एंड माधव कुमार नेपाल, दूसरी पुष्प कुमार दहल और माधव कुमार नेपाल के द्वारा लेड की जा रही है। बोथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हु बिलोंग टू द अर्स्टवाइल, दोनों के दोनों प्राइम मिनिस्टर पहले की, फॉर्मर की जगह अब यहाँ फॉर्मर का जो सिनोनिम है वो हम यूज कर सकते हैं अर्स्टवाइल, ये वर्ड यूज कर सकते हैं। टू द अर्स्टवाइल नेपालीज माओइस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट रेस्पेक्टिवली। एक पार्टी केपी शर्मा ओली के द्वारा और एक जो गुट है वो पुष्प कुमार दहल और माधव कुमार नेपाल, ये दोनों नेपाल के पहले के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और दोनों के दोनों नेपाली माओइस्ट पार्टी से और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से बिलोंग करते हैं। दीज पार्टीज हैड मर्ज्ड इनटू द एनसीपी इन 2018। ये दोनों जो पार्टी है ना, अभी हमने डिस्कस की, कौन सी पार्टी, नेपाली माओइस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, ये दोनों की दोनों पार्टी 2018 में एनसीपी के साथ में मर्ज हो गई थी। मर्ज मतलब मिल जाना। But this fracture is not yet formalized, even though the Dahel Nepal faction has expelled Mr. Oli from the party.
देखो, लेकिन क्या हुआ, पहले उसमें पार्टी में मिल गई, लेकिन बाद में ये जो भंग हुई ना, ये दोनों का फैक्शन जो अलग अलग हो गए, उन्होंने मिस्टर ओली को पार्टी से निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया। इन डिफेंस, अपने बचाव में ऑफ हिज डिसीजन, अपने निर्णय के बचाव में, मिस्टर ओली हैड आर्ग्यूड ही रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ 2/3 मेजोरिटी टू गवर्न द नेशन। अपने जो उन्होंने डिसीजन लिया उसके बचाव में मिस्टर ओली ने बोला कि मुझे सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। 2/3 किसकी? मतलब इतनी मेजोरिटी मेरे पास होनी चाहिए तभी मैं नेशन चला पाऊंगा। एंड हैड सोट री इलेक्शन, और इसीलिए पुनर्चुनाव की जो बात की जा रही है, इसीलिए मैं ऐसा करने की सोच रहा हूं। बट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन हैज नाउ रेंडर्ड दैट मूट बाई रिस्टोरिंग द स्टेटस quo ante एज ऑफ दिसंबर 2020। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो ये है कि दिसंबर 2020 से पहले जो स्थिति थी उसको दोबारा रिस्टोर कर दिया जाए, दोबारा स्थापित कर दिया जाए। द कोर्ट ऑल्सो वेंट ऑन द स्क्रैप। कोर्ट तो इस स्थिति पे चल रहा है कि उसने सब कुछ स्क्रैप कर दिया, खत्म कर दिया। ऑल अपॉइंटमेंट्स, सभी जो वो नियुक्तियां मेड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा की गई हैं आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट ऑन दिसंबर 2020, 20 दिसंबर 2020 के बाद में पार्लियामेंट को जब भंग कर दिया गया, उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा जो नियुक्ति की गई है उन सबको कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया है। नेक्स्ट है, हैविंग रिसीव सच ए स्टिंगिंग रिब्यूक बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इतनी कठोर, हार्श, स्टिंगिंग मतलब हार्ट, जो आलोचना मिली है, रिब्यूक मतलब होता है, रिब्यूक का अर्थ होता है फटकार मिली है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिस्टर ओली को जो बहुत ही चुभने वाली फटकार मिली है। द राइट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर मिस्टर ओली शुड बी टू रिजाइन और मोरल ग्राउंड्स। राइट चीज क्या होती मिस्टर ओली के द्वारा? राइट कोर्स ऑफ एक्शन ये होता कि वो मोरल ग्राउंड्स के ऊपर पद त्याग देना चाहिए मिस्टर ओली को। बट नोविंग द कॉम्बेटिव पॉलिटिशियन, लेकिन मिस्टर ओली बहुत ही ज्यादा जुझारू राजनीतिकार माने जाते हैं, राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, इसलिए ये घटित नहीं होगा। The NCP's vertical split into two near equal factions in parliament should allow the formation of a new government if the Dahel Nepal faction chooses to support an alternative. It has already pledged support to Nepali Congress leader Sher Bahadur Deuba if the NC states claim to form a new coalition government। क्या हो रहा है? देखो, एनसीपी का तो स्प्लिट हो गया, विभाजन हो गया। अब क्या हो रहा है? इनटू टू नियर इक्वल फैक्शन, मतलब जो एनसीपी पार्टी थी वो दो बराबर के दो गुटों में बट गई, ठीक है, पार्लियामेंट में। मतलब आधे लोग एनसीपी की तरफ रह गए और आधे लोग जो पुष्प कुमार दहल और नेपाल के साथ में चले गए। तो इससे क्या होगा कि जो पुष्प नेपाल और दहल की जो कोलिशन है, वो जो गुट है, वो क्या करेगा? वो और अल्टरनेटिव, मतलब किसी और का सपोर्ट लेके, जैसे वो पहले ही नेपाली कांग्रेस जिसके लीडर हैं शेर बहादुर देवबा, उसके साथ में मिलकर के वो एक कोलिशन वाली गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। द रिपीटेड चेंजेस इन गवर्नमेंट शुड नॉट सरप्राइज एनीवन एज नेपाल हैज ए हिस्ट्री। ये जो बार बार नेपाल की गवर्नमेंट में जो चेंजेस होते हैं उससे कोई को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेपाल को एक हिस्ट्री है, नेपाल का एक इतिहास इसी तरीके का है कि वहां पर अस्थायी, अनस्टेबल मतलब अस्थायी रेजिम शासन चले हैं एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन सिंह दरबार ऑक्यूपेंट सिंस द एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की इन 1990। देखो, पूर्ण रूप से जो मोनार्की थी वो खत्म हो गया था नेपाल में 1990 में। उसके बाद में डेमोक्रेसी आई और डेमोक्रेसी के बाद में ये सिंह दरबार, यहाँ पर एक नाम रख लिया गया है। वहाँ की जो पार्लियामेंट है ना, वो इसी एरिया में एक पैलेस था जो 1908 के लगभग बनाया गया था। और अब यहाँ पर
जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है उसमें ये पैलेस है और वहाँ पर यहाँ की पार्लियामेंट चलती है। तो सिंह दरबार को जिसने भी ऑक्यूपेंट किया है, जो उसको भी मतलब यहाँ पर मेजोरिटी मिलकर के आई, वो बार बार चेंज होते रहे, कभी भी यहाँ पर स्थायी सरकार नहीं बन पाई है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इसको सुनकर के ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। बट द एनसीपी मिस्ड, लेकिन एनसीपी ने एक हिस्ट्री opportunity after it came to power with a 2/3 majority in the bicameral federal parliament and in 6 of the 7 provinces। क्या हुआ है? एनसीपी जो है, एनसीपी ने एक हिस्ट्रिक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। कैसे मिस कर दिया? कि जो एनसीपी है वो 7 प्रोविंस में से 6 प्रोविंस में 6 राज्यों में वो जीत करके आई थी, और जो बाई कैमरल पार्लियामेंट है उसमें भी उसको 2/3 मेजोरिटी थी। वो कुछ अलग कर सकती थी, पूरी नेपाल को स्टेबल गवर्नमेंट देने का काम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मिस कर दिया अपनी इस अवसर को। मिस्टर ओली कुड हैव यूज्ड द मैंडेट इन 2018। क्या करना चाहिए? मिस्टर ओली को जो भी उनको जनता का समर्थन मिला था ना 2018 में, टू एंश्योर ए स्टेबल रेजिम, एक स्टेबल स्थायी जो शासन होता है उसको इंश्योर करने के लिए काम करना चाहिए था। द गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इन ए कंट्री बेटर्ड बाई मतलब चकनाचूर हो गया था, बिल्कुल डैमेज्ड हो गया था बाई द 2015 अर्थक्वेक, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड द कोविड-19 थ्रेट। देखो, मिस्टर ओली को क्या करना चाहिए था? 2018 में जो सरकार को एक मेजोरिटी मिली थी उसके अकॉर्डिंग नेपाल की स्थायी शासन के लिए काम करना चाहिए था, क्योंकि नेपाल जो है 2015 में जो अर्थक्वेक आया उससे बुरी तरह चकनाचूर हो गया। उसके बाद में वह राजनीतिक अस्थिरता भी चलती रहती है, और अब 2020 में कोविड-19 की धमकी। हिज गवर्नमेंट सिंगुलरली फेल्ड ऑन मोस्ट काउंट्स। उसकी जो सरकार है वो बहुत सारे कारणों पर, बहुत सारे पॉइंट्स पर असफल हो गई, एंड ही एंड अदर एनसीपी लीडर्स कुड नॉट वर्क एज ए कोहेसिव यूनिट। कोहेसिव मतलब जोड़ने वाली। मिस्टर ओली और एनसीपी जो लीडर्स हैं वो एक जोड़ने वाली यूनिट के रूप में मतलब यूनाइट होकर के काम नहीं कर सके। द इलेक्टोरेट एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्टेबल रेजिम, द फर्स्ट इलेक्टेड, जो वहाँ के मतदाता है ना उनकी आशाएं हैं, एक्सपेक्टेशन मतलब उनकी आशाएं हैं कि हमारे यहाँ पर एक स्टेबल रेजिम हो। एंड द फर्स्ट इलेक्टेड वन सिंस द प्रोमलगेशन मतलब प्रचार ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का, हैव बीन बेलीड येट अगेन ड्यू टू द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। संविधान बनने के बाद में, संविधान के प्रचार के बाद में पहली बार इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ बनी, और जो इलेक्ट्रेट जो मतदाता उनकी ये आशा थी कि इस बार स्टेबल रेजिम आएगा, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी भी आ गई थी, लेकिन दोबारा से उनके जो सपने थे वो चकनाचूर हो गए, वो झूठे साबित हो गए, क्योंकि जो राजनीतिक नेता हैं उनकी असफलता के कारण दोबारा से वहां पर अस्थायी शासन आया और सरकार अपना समय पूरा करने से पहले ही गिर गई। तो ये हमारा डिस्कशन था, हमने सेकंड आर्टिकल को डिस्कस किया। ओके।